वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हिंदी में जिसे हम संस्था कहते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर के जो कि फर्स्ट पेपर है उसके यूनिट सेकंड का हिस्सा है। संस्था, अब इसके पहले हम समिति, समाज और समुदाय के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम गौर से देखें तो समिति और संस्था दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों को की हम तुलना करके समझ सकते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। तो हमारी जितनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो समाज सम्मत जो क्रियाविधि है, कार्य प्रणाली है और या नियमों की जो व्यवस्था है उसे हम संस्था कहते हैं। संस्था को परिभाषित करते हुए मैकाइवर ऑन पेज ने कहा है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। इसी प्रकार से ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने यह बताया कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानवीय संबंधों का समूह है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम गौर करें तो कह सकते हैं कि संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है जिसे समाज के द्वारा मान्यता मिली हुई है। संस्थाओं का विकास समाज में कुछ चरणों में होता है और इसके लिए सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत स्तर पे विचार उत्पन्न होते हैं और जब विचार के साथ उसका आचरण और उसकी पुनरावृत्ति व्यक्ति के स्तर पे होती है, जिसे हम आदत कहते हैं, ये दूसरा स्टेज होता है। और जब यही आदत समूह के द्वारा अपना ली जाती है और बार बार की जाती है तो उसे जन रीतियों या फोकवेज का निर्माण होता है। और फिर जब ये फोकवेज लंबे समय तक समाज में प्रचलित रहते हैं और इसके साथ बीते हुए समय के अनुभव भी इसके साथ जुड़ते जाते हैं तो इनसे प्रथाओं का निर्माण होता है, जिसको हम कस्टम्स कहते हैं। यही कस्टम्स पूरे समूह की स्वीकृति प्राप्त करके और उनमें समाज के कल्याण और समाज के लिए उपयोगिता के जब तत्व जुड़ जाते हैं तो उसे लोकाचार या रूढ़ियों का निर्माण होता है। और जब यही रूढ़ियाँ एक ढांचा का रूप धारण कर लेती हैं तो उनकी परिणति संस्था के रूप में होती है। तो इस प्रकार से समाज में एक प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति के द्वारा एक विचार के रूप में जन्म लेती है और धीरे धीरे पूरे समूह के द्वारा स्वीकृत होकर के एक संस्था का रूप धारण कर लेती है। संस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। गिलिन एवं गिलिन ने संस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनमें सबसे पहला है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करता है। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जन रीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इससे संबंधित कई नियम बन जाते हैं तो यही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जो
दूसरी व्यवस्था है, दूसरी जो विशेषता है संस्था की वह यह है कि नियमों एवं कार्य प्रणालियों की यह एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से जिसके अंतर्गत विचार, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, लिखित और अलिखित कानून इत्यादि हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनी रहती है। संस्थाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, क्योंकि संस्था व्यक्तियों से ना बन करके नियमों और कार्यप्रणालियों की द्वारा निर्मित होता है, तो इसे मूर्त रूप में हम नहीं देख सकते। चौथी विशेषता इसके अस्थायित्व का है कि संस्था का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, और वह भी उस समय जब कार्य के विशेष तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इस कारण संस्थाएं लंबे समय तक समाज में चलती रहती हैं और इनका शीघ्रता से अंत नहीं होता है। पांचवी विशेषता संस्था की यह है कि यह एक या अनेक सुविचारित सुस्पष्ट उद्देश्यों को लेकर के समाज में अवस्थित होता है। प्रत्येक संस्था के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के रूप में कुछ स्पष्ट उद्देश्य हैं, जबकि हालांकि अलग अलग समाजों में इसमें कुछ अंतर हो सकता है, परंतु इनका जो उद्देश्य है समाज में लोगों की एक कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनते हैं। हर संस्था में कुछ सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, ये छठी विशेषता है। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक या अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे भवन होना, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा उसके साथ जुड़े हुए विचार, आदर्श, मूल्य या कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण कहलाते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए आप या तो मंदिर जाते हैं या घर के भीतर आप एक मंदिर बनाते हैं, या कुछ उसके विधि विधान है, उसके द्वारा आप कुछ वस्तुओं को उसमें सम्मिलित करते हैं खास किस्म की, और वैचारिक स्तर पे भावना और मान्यता के आधार पर आप अपनी जो पूजा है या जो भगवान के प्रति या आध्यात्मिकता के रूप में जो भी अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त करते हैं। सातवां विशेषता इसके प्रतीक को लेकर के है कि प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रिश्चियनिटी में क्रॉस चर्च का, और भारतीय संस्कृति में ओम का या मंदिर के ऊपर एक खास किस्म के झंडे का, है ना, को हम प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। आठवीं विशेषता है कि प्रत्येक संस्था में कुछ परंपराएं होती हैं जो कि लिखित या अलिखित हो सकती हैं, अधिकांशतः अलिखित होती हैं, और जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये कुछ ये 8 प्रमुख विशेषताएं हैं संस्थाओं की। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में संस्थाओं के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे।